and welcome everyone to JV's IAS. This is me Shashwat Raghav. Many of you will be knowing me from the NCERT course or the NCERT MCQ series. Today in this video, I will be discussing how to cover NCERTs more effectively for UPSC CSE, like keeping UPSC syllabus in the center. NCERTs में हर चीज़ पढ़ने भी ज़रूरी नहीं होती है. So in this video, I'll be discussing how to cover NCERT with the UPSC perspective in 3 months. उसे कवर करने से पहले let me come to the topic why you have to read NCERT books. Why not directly your advanced books? You'll ask the question कि मैम क्वेश्चन तो वहाँ से भी सॉल्व हो जाते हैं ना, आंसर हम वहाँ से भी लिख आते हैं, प्री भी क्लियर हो जाता है, बट स्टिल अब यूपीएससी में एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है. वाई वी आर सेइंग दैट कि एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उसी के चैप्टर में से जो लाइन होती है वहीं से वो क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है. सो दैट लाइन मस्ट बी सीन कि बहुत सिंपल सी लाइन लिखी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, वही वो क्वेश्चन फॉर्मेट में दे देता है. एंड देन यू थिंक कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, इट वॉज डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी. सेकेंड इम्पॉर्टेंस इज कि बहुत बेसिक है. Students are not, all the aspirants are not from the humanities background. Like history, geography सबने नहीं पढ़ी होती है. Few are from the science background, few are from the commerce background. तो these variety, these diversity, ये NCERT will clear your basics. These NCERTs, even if you are from the science background or from the commerce background, these NCERTs will be clearing the basics of your advanced books. पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले इफ़ यू विल बी एबल टू रीड योर एनसीईआरटी, योर पॉलिटी ऑफ द एनसीईआरटी, देन द लक्ष्मीकांत विल बी मोर ईजी टू अंडरस्टैंड. सो व्हाई वी आर रीडिंग इट, फर्स्ट तो सिंपल यही हो गया, सिंपल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. आपको उस सब्जेक्ट की बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, आपको कुछ नहीं पता, पिकअप द एनसीईआरटी, यू विल गेट अ एग्जाम्पल के फॉर्म में, आपको एक स्टोरी के फॉर्मेट में जो एनसीईआरटी की वी कैन से स्पेशलिटी है, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में स्टोरीज फॉर्मेट में, एग्जाम्पल फॉर्मेट में वो पूरा कॉन्सेप्ट समझा देती है. सो दैट्स अ थिंग, बेसिक्स आपके क्लियर करती चलेगी हर टॉपिक के. सो सिंपल एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर. द कंटेंट्स आर हाईली रिलायबल. यूपीएससी में आप कुछ भी कहीं से भी उठा के नहीं लिख सकते. यू शुड नो योर सोर्सेज, कि आप कौन से सोर्स से पढ़ के जा रहे हो, कौन से सोर्स की बात आप अपने आंसर में लिख रहे हो. वेराइटी मिलती है डेट्स में. अगर हिस्ट्री जाओगे, हिस्ट्री में पढ़ोगे तो यू हैव डिफरेंस बुक्स, डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स में डिफरेंट डेट्स में आता है, डेट्स में ही डिफरेंस है वहाँ पे. सो किसकी बात मानी जाए, एनसीईआरटी की बात मानी जाए. एनसीईआरटी रिलायबल ज़्यादा है. यूपीएससी विल नॉट क्वेश्चन, अगर एनसीईआरटी में लिखा है दैट मीन्स यूपीएससी विल एक्सेप्ट योर आंसर, योर एक्सेप्ट योर दैट द कॉन्सेप्ट विच यू आर एक्सप्लेनिंग इन योर आंसर्स. तो पढ़ने का रीज़न ही यही है, पहली कि आपको बेसिक्स, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती है. सेकंड, बहुत रिलायबल बुक है. एनसीईआरटीज पढ़ लिया, आपके एडवांस बुक्स समझ में आने लगेंगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको फैक्ट्स जल्दी याद होंगे. दैट इज रिक्वायर्ड इन यूपीएससी. नेक्स्ट, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि वाई वी हैव टू रीड द एनसीईआरटीज, वाई यूपीएससी इज गिविंग मोर फोकस ऑन एनसीईआरटीज. पढ़नी कैसे है, सारी उठा के पढ़नी स्टार्ट कर दें, नहीं. हर एक के लिए ये चीज़ नहीं कही जा सकती. ब्रॉडली सारे टॉपर्स भी यही कहते हैं, ब्रॉडली कॉन्सेप्ट में कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए. बट क्या सब लोग पढ़ने बैठेंगे, नहीं. डाइवर्सिटी अभी बताई थी ना कि ह्यूमैनिटीज़ कुछ बैकग्राउंड, कुछ ऑलरेडी ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, कुछ साइंस बैकग्राउंड से हैं जैसे मैं, कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं. तो सबके लिए डिफरेंस है. अब जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है, आप उसे कहोगे कि आप 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ो, तो उसके लिए 6 to 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ने में लिटरली टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज वो ऑलरेडी क्लास 11-12 पढ़ चुका है. वो अगर 11-12 को ही रिवाइज करेगा दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. अगर एनसीईआरटी आपको पढ़नी स्टार्ट करनी है, द फर्स्ट स्टेप इज आप 11-12 हायर बुक्स, हायर जो स्टैंडर्ड है आप वो बुक उठाओ. द फर्स्ट एंड फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज रीड द क्लास 11th and 12th एनसीईआरटी. इफ़ अगर वो तब समझ में नहीं आ रही है, देन गो टू द लोअर क्लासेस. तब आप जाओ कि 10th 9th इसके कॉन्सेप्ट्स वहाँ क्लियर होंगे, अदरवाइज गो विद द 6th 7th and 8th एज वेल. ये होता है सबके लिए डिफरेंस. अब जो साइंस से हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से, जिन्हें बिल्कुल नहीं पता, जिनका बिल्कुल कांटेक्ट ही छूट गया था एसएसटी से, कि हमने सोशल साइंस पता नहीं कब कौन से ज़माने में पढ़ी थी,
बाद में आके तो हम सिर्फ और सिर्फ साइंस या सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट है। तो उनके लिए वी विल सजेस्ट कि आप क्लास 6 से ही पढ़ना स्टार्ट करो। बेसिक्स वहाँ से क्लियर होते जाएंगे एंड जो फैक्चुअल, जो मोर कोर इन्फॉर्मेशन जो है दैट विल बी इन द 11th एंड 12th। तो हाउ टू रीड, अब ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपको पढ़नी कैसे है। स्टार्ट विद द 11th 12th, और अगर आपके बेसिक्स बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, लाइक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अगर बेसिक्स बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, तो स्टार्ट विद द क्लास 6th 7th एंड गो फर्दर विद द 8th 9th 10th 11th एंड 12th। नाउ अब यहाँ पे आके स्टूडेंट्स थोड़ा सा फंस जाते हैं। पढ़ना स्टार्ट किया, बुक खोली और पेज पढ़ते गए, मार्क करते गए, नोट्स भी बना रहे हैं साथ में। दैट्स इज नॉट द वे टू रीड NCERTs और एनी बुक वी कैन से। ऐसे नहीं पढ़ी जाती है बुक। पहली बार में आपको क्या ही समझ में आएगा? आपको जब सब्जेक्ट की ज़ीरो नॉलेज है तो आप उसकी पहली बार अगर बुक खोलोगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। आपको कैसे पता कि वो इम्पॉर्टेंट है? नहीं पता चलता। पहली बार फर्स्ट रीडिंग इज़ जस्ट द रीडिंग। बुक खोल के आपको सिर्फ समझना है कि ये किसके बारे में बताई जा रही है। अगर आप क्लास 6 की ज्योग्राफी सपोज अगर खोलते हो तो उसमें सोलर सिस्टम, स्पेस के बारे में बताया हुआ है, तो जस्ट अंडरस्टैंड दोस। ऐसा नहीं क्लास 6 के हम नोट्स बनाने बैठ गए, नहीं बनाने, दैट्स द वेस्टेज ऑफ योर टाइम। यही काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आती है कि हमें 2 साल बाद देना है ना। ठीक है, आपने 2 साल बाद का देना है, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दी, बहुत अच्छा थॉट है, बट आप टाइम वेस्ट कर रहे हो हर चैप्टर के नोट्स बना के। ऐसे भी नहीं करना। एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। वही गाइडेंस आई एम गिविंग यू हियर कि आपको कैसे अप्रोच करनी है, नॉट ओनली द NCERTs बट ऑल्सो विद योर एडवांस बुक्स। टॉपिक वाइज चलोगे आगे, दैट विल बी मोर ईजी, दैट विल बी मोर बेनिफिट स्पेशली इन UPSC एग्जाम। ऐसा नहीं कि आपको चैप्टर वाइज, ग्रेड वाइज क्लास 6 की NCERT खोल ली, चैप्टर 1 चैप्टर 2 के मैम नोट्स तैयार हो गए, आप दूसरी NCERT छाप के ला रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आपको टॉपिक वाइज पता होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो वो कैसे क्लियर होंगे? फर्स्ट रीडिंग आपको जस्ट रीड करना है, क्या लिखा है बुक में, क्या बताना चाह रही है बुक हमें। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, क्या बताना चाह रहे हैं। आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। देन सेम बुक को आप सेकेंड टाइम रीड करोगे। फर्स्ट रीडिंग जस्ट अ क्विक रीड, सेकेंड टाइम रीड करने से पहले आप ये देखोगे कि UPSC में एक्चुअल में मेरा सिलेबस क्या है। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने रीड कर लिया, मुझे ये चीज़ इसमें मिल गई। अभी मुझे थोड़ा सा दिमाग इतना एक्टिव रहता है दिमाग कि थोड़ा सा उससे पता रहेगा कि अभी कैसे, मतलब इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें दे रखे थे। नाउ व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग और वी हैव अ क्विक ग्लांस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें टॉपिक्स रिकॉल होंगे। अच्छा ये वाला ना चैप्टर 2 में लिखा था, अच्छा ये चैप्टर 10 में था सीधे, तो वहाँ से रिकॉलिंग स्टार्ट होगी। टॉपिक रिकॉल नहीं कर पाओगे आप एकदम से कि टॉपिक में पूरा एक्सप्लेनेशन क्या था या सारे फैक्ट्स क्या थे, ये रिकॉल नहीं होगा, बट हाँ टॉपिक कहाँ था, लगभग क्या पढ़ा था वो याद आ जाएगा। तो सेकेंड रीडिंग जब आप करने जाओगे उसकी, तो आपको ध्यान आएगा कि ये वाला ना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये UPSC के मेंस में पूछा है या फिर UPSC के प्री में पूछा है। तो हाईलाइट दोज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हाईलाइट दोज, कीप मोर फोकस ऑन स्पेसिफिक दोज टॉपिक्स। तो सेकेंड रीडिंग में आपको उन पॉइंट्स पे हाईलाइट करना है, उन पॉइंट्स पे मोर फोकस करना है। नोट्स अभी भी नहीं बनाने, नोट्स पे इतनी जल्दी भागना ही नहीं है, नोट्स बन जाएंगे, आराम से बनेंगे, अभी सेकेंड रीडिंग चल रही है। देन थर्ड रीडिंग, आप 2 बार बुक पढ़ चुके हो, 2 बार बुक पढ़ चुके हो का मतलब क्या है, आपको ऑलरेडी इतना समझ में आ गया है कि ओवरव्यू क्या था बुक का, हाईलाइट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू UPSC। क्यों? क्योंकि आपने सिलेबस भी देखा, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखे, बोथ प्री एंड मेंस। तो जब आप थर्ड रीडिंग करने जाओगे, और थर्ड रीडिंग में स्पेसिफिकली टाइम भी कम लगेगा, बिकॉज आप एक बार पढ़ चुके हो ना, जल्दी पढ़ लोगे। अब सेकेंड रीडिंग में और टाइम कम लगेगा, थर्ड में और भी कम लगेगा। अब जब टाइम कम लग रहा है, आपको ये याद है कि ये थोड़ा ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्कर क्वेश्चन में मेंस में पूछा हुआ था, तो ये टॉपिक ही पूरा इंपॉर्टेंट है। भले ही NCERT में पूरा नहीं दे रखा उसमें कॉन्सेप्ट, या पूरा 10 मार्कर के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट दिया है, थोड़ा बहुत दिया है, तो मुझे उसके नोट्स बनाने अब स्टार्ट करने हैं। मैंने नोट्स के बनाए हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है और बहुत ज़्यादा UPSC का फेवरेट भी है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन टॉपिक है, मैंने इस टॉपिक है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, रिक्वायर्ड है, मैंने उसके नोट्स बनाए। चैप्टर कहने जा रही, मैं चैप्टर नाम नहीं बता रही यहाँ पे, बट हाँ टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने उस टॉपिक के नोट्स बना लिए वहाँ पे।
अब ये एनसीईआरटी में से जितना मिला मैंने अभी लिख लिया। अब बाद में जब मैं एडवांस कोई बुक पढ़ती हूँ या फिर उसके बाद में जब न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसी से रिलेटेड, तो आई ऐड दैट इन्फॉर्मेशन इन दीज नोट्स ओनली। तो मैं नोट्स को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉम्पैक्ट करके मैंने पैक करके रख दिया अलमीरा में कि बाद में खोलेंगे, नहीं, बाद में नहीं खुलते। रेगुलर आपको रिवाइज करना है। रेगुलर आप जब एनसीईआरटी पढ़ के एडवांस पे मूव करोगे, फिर आप न्यूज़पेपर भी रेगुलर पढ़ते जाओगे, आपको अपने नोट्स को रेगुलर रिवाइज करना है और साथ में इनमें कोई चीज़ होगी तो आपको ऐड करती रहनी, बिकॉज दीज वर इंपॉर्टेंट इन द न्यूज़पेपर, दीज वॉज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एडवांस बुक। ठीक है, एनसीईआरटी में जो आप नोट्स बना रहे हो तो ग्रेड वाइज नहीं बनेंगे, प्लीज रिमेंबर टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे। टॉपिक वाइज आई एम फोकसिंग अगेन एंड अगेन कि टॉपिक वाइज नोट्स बनाना है। आपको टॉपिक कहाँ से मिलेगा? यूपीएससी के सिलेबस से। यूपीएससी का सिलेबस आपका हैंडी होना चाहिए, हाथ में, टेबल पे चिपका लो, दीवार पे चिपका लो, कहीं भी चिपकाओ। यूपीएससी का सिलेबस आपको पता रहना चाहिए कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतनी बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है, तो दिस क्वेश्चन और दिस टॉपिक हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। तो नेक्स्ट अब आपका क्या रहेगा? टॉपिक वाइज आपको नोट्स बनाने हैं, चैप्टर वाइज नहीं बनाने, क्लास वाइज नहीं बनाने। क्लास वाइज मतलब ग्रेड वाइज नहीं नोट्स बनाने आपको कि क्लास 6 में हमने ये पढ़ा था, क्लास 7 में ये पढ़ा, क्लास 7 में ये पढ़ा, ऐसे नहीं बनाने हैं। कैसे पढ़ पाओगे उन्हें? आपके नोट्स का मतलब ये है, शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि बाद में जब प्री के टाइम पे या मेंस के टाइम पे वो नोट्स खोलोगे तो ईजी टू रिवाइज होने चाहिए। आपको टॉपिक एकदम से अंडरस्टैंड होना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ हमने पढ़ी थी, आई कैन रिकॉल एवरीथिंग नाउ। दूसरी बुक नहीं पढ़नी है रिविजन के टाइम पे, रिविजन में आपको टॉपिक रिवाइज करना है, तो टॉपिक वाइज ही आप नोट्स बनाओगे। मेक योर नोट्स टॉपिक वाइज। यही पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं इसमें। टॉपिक वाइज आपको नोट्स बनाने हैं और आपको सिलेबस हैंडी रखना है। सिलेबस के बिना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिना अपना एनसीईआरटी पढ़ पाओगे, ना ही कोई एडवांस बुक पढ़ पाओगे। सो इट्स वेरी बेसिक थिंग्स टू रीड एनसीईआरटी, टू रीड एनी बुक। ऐसे ही आपको अप्रोच करना है। फर्स्ट रीडिंग जस्ट अ रीडिंग, एक क्विक ग्लैंस कि क्या है इसमें, समरी क्या है इसकी। सेकेंड रीडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीपिंग इन माइंड कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या पूछा था, प्रीवियस ईयर मेंस में क्या पूछा था और प्री में क्या पूछा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आप पढ़ने लगोगे सेकेंड रीडिंग में अपने आप रिकॉल होगा, अपने आप याद आएगा, तो वो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हाईलाइट दोज पॉइंट्स। और थर्ड रीडिंग में जो आपकी फाइनल रीडिंग है, मेक नोट्स एंड मेक नोट्स शॉर्ट नोट्स। पूरी कहानी नहीं लिखनी है, कहानी आपको याद रहती है। ह्यूमन ब्रेन को थोड़ा समझो, ब्रेन कैसे वर्क करता है। आपको कोई कहानी बताएगा, कहानी आपको याद रहती है। कहानी के जो पात्र होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो फैक्ट्स होते हैं, वो बस आपको लिखने की ज़रूरत होती है। बाकी कहानी आप कोई नरेट कर दोगे तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको लिखने हैं। यही चीज़ है इसमें। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में ऐसे अप्रोच करोगे, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में भी ऐसी अप्रोच करोगे। और सब्जेक्ट वाइज क्या क्या अप्रोच रहती है, दैट ऑल्सो कैन आई कैन एक्सप्लेन। और यूजुअली मैं देती भी अपने जो एनसीईआरटी कोर्स में उन बच्चों को मैं यही चीज़ समझाती हूँ कि ज्योग्राफी है तो आपको कैसे अप्रोच करना है, हिस्ट्री है तो कैसे अप्रोच करना है। सबके डिफरेंट तरीके से नोट्स बनते हैं। सो आपको भी यही करना है, दोज हु आर डूइंग द सेल्फ स्टडी, कि आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ तो ही आपके लिए बेटर है। अदरवाइज वो नोट्स आपकी दूसरी किताब छाप सकते हैं, तो दूसरी किताब नहीं छापनी है हमें, दूसरी किताब नहीं पढ़नी है बैठ के, हमें शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। तो शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाओगे? सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिख के, शॉर्टली नोट्स लिख के, पूरे सेंटेंस नहीं लिखने, ग्रामर नहीं लिखनी मुझे उसमें, SRM को भूल जाओ उस टाइम पे, बस शॉर्ट नोट्स लिखो। डायनेस्टी लिखते हो, डायनेस्टी का नाम लिखो, आगे रूलर लिखो, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखो। इस तरीके से नोट्स बनेंगे तो ही आपके लिए बेनिफिट है, अदरवाइज वो बेनिफिट नहीं है। अब इन सबको करने में लगेगा टाइम। कितना टाइम? यूजुअली हमें कितना टाइम डिवोट करना चाहिए एनसीईआरटीज़ को? एनसीईआरटी बीइंग अ बेसिक बुक, इसके बाद आपको एडवांस बुक्स भी पढ़नी है, राइट? एडवांस बुक्स भी पढ़नी है, फिर आपको इसमें प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना है, उसके बाद खुद के लिए मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं, न्यूज़पेपर भी रेगुलर पढ़ना है, करंट अफेयर्स कवर करने हैं, आंसर राइटिंग भी करनी है, इतना कुछ करना है उसमें। ये एनसीईआरटीज़ अब पूरा साल तो लगाओगे नहीं इस एनसीईआरटी पढ़ने में, तो एक्चुअली में हमें कितना टाइम देना चाहिए एनसीईआरटी पढ़ने में? अगर आप ये सब करोगे, इतना टाइम इसमें जो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग और नोट्स बनाओगे साथ में, तो अप्रॉक्सीमेटली आई कैन टेक कि आप 3 to 4 months, थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलिए मैं 4 months वाला जो पार्ट है, अदरवाइज 2.5 से 3 महीने में पूरा हो जाता है एनसीईआरटी।
कीपिंग इन माइंड कि आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, फुल टाइम प्रिपरेशन में हो, ऐसा नहीं है कि आप जॉब में हो या कुछ हो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम क्या होता है, एक्सटेंड हो जाता है। बिकॉज आप एक तरफ आप पूरे दिन पढ़ रहे हो, लाइक 10 घंटे डिवोट कर रहे हो, एक तरफ आप 10 घंटे 10 दिन में भी दे पाओगे, तो 10 दिन और 10 दिन में आप अलग ही एक बुक कंप्लीट कर चुके होगे तब तक आप पूरी, तो उसमें डिफरेंस है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनका थोड़ा डिफरेंट है, उनका टाइम थोड़ा एक्सटेंड होगा, बिकॉज वो सिर्फ सैटरडे संडे ही दे पाएंगे। तो कीपिंग इन माइंड, ऐसा नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन मत करने बैठ जाना कि हम 2.5 महीने हमारा तो नहीं हुआ। यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दिन में 10 घंटे डिवोट कर रहे हैं और अभी स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर देम आई एम सेइंग कि अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो 2.5 महीने में आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। 3 महीने खींच के आप जब नोट्स बना रहे हो, अब नोट्स राइटिंग की क्या होता है कि स्पीड सबकी डिफरेंट होती है, कि आप कोई धीरे धीरे नोट्स बना रहा है, कोई राइटिंग में थोड़ा ठीक है, नोट्स जल्दी बन गए, तो इंडिविजुअली वेरी करते हुए वी आर टेकिंग जस्ट अ नंबर 3 to 4 months। 2.5 महीने से 3 महीना भी मान सकते हो, 3 से 4 महीने, बस इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा टाइम अगर आपको लग रहा है, आप 6 महीने तक एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हो, तो भैया एनसीईआरटी छोड़ दो, फिर एनसीईआरटी मत पढ़ो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी पे ही अटके हो तो एडवांस में तो आप महीनों सालों भर अटके रहोगे, फिर एग्जाम पेपर कब देने जाओगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। ये पूरा यूपीएससी गेम ही टाइम मैनेजमेंट का है कि आपको टाइम कितना डिवोट करना है न्यूज़पेपर को, कितना डिवोट करना है एनसीईआरटी को, कितना आपकी मेंस आंसर राइटिंग को, और कितना आपके एडवांस सब्जेक्ट्स को या एडवांस बुक्स को। तो सब पे टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ऐसा नहीं है कि बस बैठे हैं और आराम से एक ही बुक को लेके 10 दिनों तक कि ये कंप्लीट ही नहीं हो रही है, हम तो धीरे धीरे करके आराम आराम से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू मैनेज द टाइम, यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स or the book or the given chapter in the time bound manner. 3 to 4 months varying individual to individual. अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, नेवर स्टडी विदाउट योर सिलेबस, ये तो बता दिया मैंने ऑलरेडी। डू नॉट डाइवर्ट और गेट अट्रैक्टेड टू अननेसेसरी टॉपिक्स फ्रॉम एनी बुक। एनसीईआरटी में कहानियाँ ज़्यादा होती हैं, अच्छी बात है, कहानियों से समझ में भी आता है, एग्जाम्पल्स भी समझ में आता है, बट ऐसा नहीं कहानियों में इतना खो गए कि अब कहानियों के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करने बैठ गए कि अच्छा ये कहानी महाभारत में ऐसा हुआ था, चलो महाभारत ही पूरी गीता ही पढ़ने बैठ गए, या पूरी महाभारत सीरीज़ लगा ली, महाभारत सीरीज़ देखने बैठ गए। ऐसा नहीं करना है। आपको जितना रेस्ट्रेन रहना, जितना उस बुक पे कन्फाइंड रहना कि ये मेरे सिलेबस में है, ये वाला टॉपिक मेरे यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मुझे इतना ही पढ़ना है। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं प्री के अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंगली पढ़ रही हूँ। कुछ है डाइवर्जन्स है कि मेंस में तो स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस या जो भी सिलेबस है, यू कैन गो थ्रू द सिलेबस, तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना होता है, ठीक है। अब प्री मेंस ये सब आपको ध्यान में रखते हो सब चीज़ पढ़ोगे, तो कहानियों में आपको भटकना नहीं है कि आप कहानी में इतना खो गए कि दूसरी सीरीज़ लगा के बैठ गए, चलो महाभारत पूरी देख लेते हैं, महाभारत में क्या हुआ था। तो महाभारत से आगे बढ़ के बेटा मुगल पीरियड में भी आना है, फिर मॉडर्न में भी आना है, हर एक की पिक्चर देखने बैठ जाओगे तो फिर तो दे लिया एग्ज़ाम। ऐसा नहीं देते एग्ज़ाम, ठीक है। तो डाइवर्ट नहीं होना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं भी अपने जहाँ भी पढ़ते हो सामने लगा लो, डू नॉट गेट डाइवर्ट, डू नॉट गेट डाइवर्टेड। कुछ भी अपना मोटिवेशन कोट लगाओ या कुछ भी बड़ा सा क्रॉस लगा लो कि डाइवर्ट तो नहीं होना है। रिसर्च वर्क नहीं करनी है, जितना मुझे सिलेबस के लिए, जितना मुझे एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, मुझे उतना ही पढ़ना है और मैं उतना पढ़ के मुझे एग्जाम क्लियर करना है। रिसर्च वर्क अच्छा होता है बट पीएचडी करने के लिए, एग्जाम क्लियर करना है, दिमाग से खेलो। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करना है बट स्मार्ट वर्क, स्मार्टली वर्क भी करना है आपको। डू नॉट अवॉइड एनसीईआरटी बुक्स। अब इतने सारे मैंने बता दिए कि व्हाट्स फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, हम टाइम बहुत कम है, एनसीईआरटीज़ नहीं, हम एनसीईआरटीज़ छोड़ के जा रहे हैं। एनसीईआरटीज़ छोड़ के जाओगे तो जो एडवांस बुक्स है ना, कभी कभी हमें लगता है कि एडवांस बुक हमें समझ में तो आ रही है अच्छे से, बट कभी कभी ये होता है कि हम ना डेप्थ उसके बिटवीन द लाइन्स हम रीड नहीं कर पाते क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो सर के ऊपर से जा रही होती है बट हमें लगता है कि हमें समझ में आ रही है, और फिर हम कहते हैं कि अच्छा बाद में पढ़ रहे हैं तो कुछ नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, याद ही नहीं हुआ ये तो हमें, ये तो हम पहली रीडिंग में पढ़ ही नहीं पाए थे। तो ऐसा नहीं कि पहली रीडिंग में पढ़ नहीं पाए थे, पढ़ तो तब भी रहे थे, बट उन लाइनों के बीच में आप खो गए थे कहीं और वो खो क्यों गए थे? क्योंकि आप एनसीईआरटी स्किप करके गए हो, एनसीईआरटी का आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है। तो एडवांस बुक जो है थोड़ी डिफिकल्ट पड़ जाती हैं उस टाइम पे समझने के लिए। तो फाउंडेशन को मत छोड़ो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, ग्राउंड से पहले फर्स्ट फ्लोर जाओ, फर्स्ट से फिर सेकंड जाओ, सीधे छलांग 6th फ्लोर पे मत मारो, धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे, बेनिफिट में रहोगे।
एकदम से छलांग मारोगे तो टांग टूट जाएगी। तो टांगें नहीं तोड़नी है अपनी। यूपीएससी एग्जाम है, सही सलामत पहुंचो एग्जाम देने। पहले एनसीईआरटी करो, टाइम बाउंड मैंने में एनसीईआरटी कवर करो, फिर एडवांस करो, फिर आंसर राइटिंग पे स्टार्ट करो, और साथ ही साथ अपना न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे कवर करते रहो। स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर समझ नहीं आएगा, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स, बट बाद में न्यूज़पेपर समझ में आने लगेगा। उससे बढ़िया तुम्हें बेस्ट फ्रेंड नहीं मिलने वाला। फिर न्यूज़पेपर में तुम्हें एक एक लाइन, एक एक टर्म समझ में आएगा जब एनसीईआरटी कवर करके आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि ये बेसिक क्लियर कर देगा। जो टर्म्स लिखी आती है ना, कभी कभी इकोनॉमिक पेज तो हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। क्यों आगे बढ़ते हैं? समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। क्यों समझ नहीं आ रहा? क्योंकि वो इकोनॉमिक टर्म्स लिखी है ना बच्चे। आपने इकोनॉमी नहीं पढ़ी, इकोनॉमी की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, सीधे रमेश सिंह तक कूद गए। वो इतनी कॉम्प्रहेंसिव बुक है, पढ़ते रहो उसे, समझ ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आ रही? एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। तो पहले एनसीईआरटी पढ़ो, बेसिक्स क्लियर करो। बेसिक क्लियर होंगे तो समझ में आएगा। क्लास 9, 10th नहीं पढ़ोगे तो क्लास 11, 12 में प्रमोट तो कर दिए जाओगे, बट समझ में नहीं आएगा ना। फिर जो भी चल रहे हैं ऑनलाइन चीटिंग कर करके आगे बढ़ रहे हैं, यूपीएससी में चीटिंग नहीं कर पाओगे। तो यही है, खुद से चीट नहीं करना है, आगे बढ़ो, लेकिन एक प्रॉपर मैनर में। दिस वॉज अ थिंग कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, इंपॉर्टेंट कितनी है बता दिया, कैसे पढ़नी है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, तब जाके आपके नोट्स बनेंगे। और भूलनी तो बिल्कुल नहीं है, छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, और डाइवर्ट नहीं होना है। हमें ये सोचना है हमारी फाउंडेशन बिल्ड कर दी, कहानी बता दी, ठीक है, हमने कहानी पढ़ ली, दैट्स ओके। इसके अलावा हम रिसर्च करने नहीं बैठेंगे इस पर, ये बात ध्यान में रखनी है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब पढ़नी कौन कौन सी है, तो स्टार्टिंग में जैसे बता रही थी कि कुछों के लिए बेनिफिट है कि आप क्लास 11, 12 की पढ़नी स्टार्ट करो। अगर वो समझ में नहीं आती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप लग रही है, तो आप जाओ 6th, 7th, 8th, 9th की भी पढ़नी स्टार्ट कर दो। क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब पढ़ने बैठोगे, जो मेरे कोर्स में भी स्टूडेंट्स को पता है, बेसिक्स जो है क्लास 6, 7, 8 की जो है, उसके बाद जब आप 11, 12 में आते हो तो काइंड ऑफ रिपीटेशन मिलता है आपको कि यही टॉपिक्स हम 6, 7 में पढ़ते आ रहे थे, अब दोबारा से 11, 12 में रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन से क्या होता है, एक तो अच्छा है कि रिवाइज हो जाता है, बट अगर आपके पास टाइम भी कम है, प्लस आप खुद ही ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो, तो आपको नीड नहीं है। और जब नीड नहीं है ना, तो वहाँ टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं हो, आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट है, आपकी नीड है, तो वहाँ टाइम वेस्टेज नहीं है, वो टाइम मैनेजमेंट है। आपको उस टाइम की रिक्वायरमेंट है, आपको वो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। आपके लिए क्लास 6 की, 7th की, 8th की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको वो पढ़नी पड़ेगी, तभी आपके बेसिक क्लियर होंगे। आपको दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। एक चीज़ है ना, दूसरे की जर्नी से खुद की जर्नी को कंपेयर नहीं करते, तो वो नहीं करना है आपको। दूसरा चाहे कितनी भी आगे दौड़ रहा हो, या एडवांस कर लिया हो, एडवांस को 2-3 बार पढ़ चुका हो, लेकिन बच्चे आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, एडवांस समझ में नहीं आएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं इतनी लंबी छलांग लगाने का। धीरे धीरे बढ़ोगे, आगे तक जाओगे। तो दीज आर द एनसीईआरटीज़, इसमें सारी एनसीईआरटीज़ मेंशन है। इन शॉर्ट आई कैन टेल यू क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटीज़, बट वो मैनेज आपको देखना है कि आपको क्या बेनिफिट लगता है, 6 to 12 कवर करना या 11, 12 कवर करना, तो वो आपके ऊपर है। बट हाँ, अगर 11, 12 समझ में नहीं आ रही है, देन गो विद द 6, 7, 8, 9, क्योंकि वो फिर बेसिक्स क्लियर करेगी। अगर आपको 11, 12 समझ में आ रही है, वेल एंड गुड, रीड देम थ्राइस, जैसे बताया वैसे ही, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड देन थर्ड रीडिंग। यू डोंट हैव टू फॉरगेट अबाउट दिस थिंग कि फर्स्ट रीडिंग से स्टार्ट हो गए, बस नोट्स बना ले। नोट्स बनाने से नहीं होता है एग्जाम क्लियर, नोट्स वो समझ में आने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपके नोट्स फायदे के नहीं है। कुछ ऐसे टॉपर्स भी हैं जिन्होंने नोट्स कभी नहीं बनाए, स्टिल दे आर टॉपर्स। तो एक ये डिफाइन नहीं, पत्थर की लकीर नहीं है, मतलब लिख नहीं दिया किसी ने कि नोट्स बनाने ही बनाने होते हैं, या यूपीएससी में हमें एडवांस बुक पढ़नी पड़ेगी, रूल सेट नहीं है। बट हाँ, जो चीज़ आपके बेनिफिट के लिए है वो आपको करनी ही पड़ेगी। तो रीड, स्टार्ट विद द एनसीईआरटी। नोट्स तब बनाओ जब आपको लगता है कि मैं 2 बार पढ़ लिया है, नाउ आई एम वेल वर्स्ड कि इस सब्जेक्ट में क्या बताना चाह रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने देख लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एंड नाउ आई कैन प्रिपेयर द नोट्स। सो दीज आर द बुक्स। इकोनॉमी के लिए यू कैन गो विद द क्लास 9, 10, बहुत बेसिक है। 11, 12 में आपका और एडवांस दिया हुआ है, ठीक है। सेम विद द पॉलिटी, देन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस। बच्चे क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, एनसीईआरटी सोशियोलॉजी क्यों पढ़नी है, हम सीधे ये तो हमारे आते ही नहीं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के नहीं है हम। अरे सोशियोलॉजी ऑप्शनल के नहीं हो बच्चे, GS 1 के तो आंसर लिखने हैं ना आपको, वो तो कॉमन है सबके लिए।
तो इंडियन सोसाइटी आता है ना, सोशल इश्यूज आता है, सोशल जस्टिस आता है, तो उसके लिए आपको सोसाइटी तो पढ़नी पड़ेगी। सोसाइटी कहाँ से पढ़ोगे? यहीं से, क्लास 11-12 की सोशियोलॉजी से। दैट इज इम्पॉर्टेंट। और सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले हैं, वो तो छोड़ के जा ही नहीं सकते, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। देन एनवायरमेंट इकोलॉजी क्लास 12th की बायोलॉजी, बस एक ही बुक है, लास्ट के 4 चैप्टर्स है, लास्ट यूनिट, कंप्लीट यूनिट, 4 चैप्टर्स, 4 दिन पूरा हो जाएगा आपका। दैट इज द बेसिक फॉर द एनवायरमेंट। और उसके अलावा जब इसके बाद है आपका, तो बेसिक साइंस की भी कुछ बुक्स होती हैं। 9-10th की वी कैन गो, 9-10th की बुक है। देन 11th से सेलेक्टिव चैप्टर्स। मैंने बताया ना, एनसीईआरटीज़ में भी ये नहीं कि पूरी एनसीईआरटीज़ पढ़नी होती है हमें, नहीं, कहीं कहीं हमें किसी सब्जेक्ट के लिए सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, कहीं कहीं हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि दिस चैप्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट, ये चैप्टर यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ये वाला हम क्लास 12th की एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंस उठाएंगे या क्लास 12th की एनसीईआरटी से विल कवर मोर कॉम्प्रिहेंसिवली। तो वो प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ेंगी। दिस वॉज ऑल अबाउट द हाउ टू कवर एनसीईआरटीज, हाउ टू एक्चुअली रीड एनसीईआरटीज। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस एनसीईआरटी खोलिए नोट्स बनाना स्टार्ट, डू नॉट डू दिस, दिस इज द ह्यूज मिस्टेक एस्पिरेंट्स आर डूइंग। रीड एनसीईआरटी in three times I can say. Okay, first reading, second reading. To download the complete book list, अब complete book list है, मैं और भी books बता रही थी आपको, तो complete book list you can log in to www.jatinvarma.org. you can find this complete book list of the NCERT, even the soft copy of all the NCERTs present there. Else, for the more guidance and for more comprehensive coverage of your NCERTs, you can join this NCERT course covered by me, new batch starting from 11th January 2022. Those who are preparing for 23 or 24 even, you can join this batch. I'll be covering all these NCERTs mentioned in the previous slides comprehensively. I'll be giving you my personal notes and the PPT and the handouts regarding क्या क्या important है, किस तरीके से important है, and in this course you will also understand how to actually prepare notes. हिस्ट्री के कैसे नोट्स बनने चाहिए जो हमें बाद में याद रहें, ज्योग्राफी के कैसे बनाने चाहिए, पॉलिटी के कैसे नोट्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक, कौन सा टॉपिक मोर इम्पॉर्टेंट है, कौन सा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, every other guidance, every other mentoring you need, that will be provided in this course by me, Shashwat Raghav. You can log in to the website for more info. Thank you and have a nice day.